स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में पहला चरण, जो पहला आपका पद है, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में आपसे बातचीत किया। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती हैं, किस प्रकार से उनका प्रोसेस पौधों में चलता है, इन सारी बातों पर आपसे डिस्कस हुआ। क्लियर। अब इसमें हम नेक्स्ट बातें डिस्कस करेंगे। आपका दूसरा जो हमारा पद है, ये दूसरा पद अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये हमारा अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में चलती हैं या प्रकाश की अनुपस्थिति में कंप्लीट होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन या आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और हमारी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसको सबसे पहले ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा और उन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रखा ब्लैकमैन अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। और इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम नाम देते हैं केल्विन चक्र या केल्विन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर। तो इसमें स्पेशली हम यहाँ पर बातें करते हैं इसमें कि ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में चलती हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। इतनी बातें कंफर्म है। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था जिन्होंने किया था और अपने नाम के आधार पर इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया नाम दिया। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया नाम दिया। क्लियर। अब देखेंगे हमारी जो ब्लैकमैन अभिक्रियाएं होती है, डार्क रिएक्शन जो होता है, ये कहाँ आपका पौधों के किस भाग में संपन्न होती हैं। तो जो हमारी हरित लवक होती है, उस हरित लवक में दो भाग पाए जाते हैं, एक ग्रैनम, दूसरा स्टोमा या उसे हम पीठिका कहते हैं। तो जो हमारी ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ये हरित लवक के पीठिका भाग में, स्टोमा भाग में संपन्न होती हैं। यहां पर हम इसमें एक बातें और मेंशन करते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। क्लियर। अब देखेंगे इसमें स्पेशली होता क्या है
कि जो हमारी ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार के पदार्थ बनते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिबुलोस बाइफास्फेट। अब वो रिबुलोस बाइफास्फेट जो होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में किस तरह से चलता है, वो आपका अर्थात रिबुलोस बाइफास्फेट ये एक साइकिल के रूप में चलते हैं। उसी साइकिल को हम नाम देते हैं आपका केल्विन चक्र कहते हैं। तो हम इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। केल्विन चक्र भी कहते हैं क्योंकि इनमें रिबुलोस बाइफास्फेट नामक पदार्थ बनता रहता है या बनता है और चक्र लगातार चलता रहता है। क्लियर? और देखिए हमारी ये क्रियाएं जो होती हैं ये रात्रि में संपन्न होती हैं, क्योंकि रात्रि में इनको लाइट नहीं मिलती है, लाइट की आवश्यकता नहीं होती इनको, इसलिए क्या होती हैं, ये हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया रात्रि में चलती हैं। अप्रकाशिक अभिक्रियाएं रात्रि में चलती हैं। क्लियर? और ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? ये सारा प्रोसेस जो होता है पौधों के अंदर, जो आपका हरित लवक का स्ट्रोमा भाग होता है, उसी स्ट्रोमा भाग में ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये आपका चलना स्टार्ट होती है। तो स्पेशली क्या होता है आपका जो हमारा ये हरित लवक होता है, इस हरित लवक में जो हमारी ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती, इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में यहां पर देखेंगे कि जो हमारा ये रिबुलोस बाइफास्फेट होता है, ये रिबुलोस बाइफास्फेट किस प्रकार से इस चक्र के द्वारा चल करके कौन कौन से इसमें पदार्थ का निर्माण करता है, इन्हीं सब बारे में हमें क्या करना है, इसको डिस्कशन करना है। तो स्पेशली इन्हें हम निम्न चरणों में पूर्ण कर सकते हैं। जो हमारी ये केल्विन चक्र चलता है इसको हम निम्न चरणों में बता सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात बताएंगे आपको इसमें कि जो हमारा ये स्पेशली आपने प्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे नीचे हमने एक बात लिखी थी वहां पर कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, उस फिगर को आप देखिएगा उसमें, तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये विशेष प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में, यहां देखेंगे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड विशेष पदार्थों की उपस्थिति में, ठीक है, जो हमारा ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड होता है और विशेष पदार्थ की उपस्थिति में क्या करते हैं आपका रिबुलोस बाइफास्फेट, या सॉरी जो स्पेशली इसमें होता क्या है कि उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता हमारा NADPH2, ठीक है, जिसे हम निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफास्फेट हाइड्रोजन
आयन कहते हैं। ये उनकी उपस्थिति में स्पेशली क्या होते हैं आपका, ये अपचयित हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये H प्लस आयन से अपचयित हो जाते हैं। H प्लस आयन से अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। क्लियर। अब जब अपचयित होंगे तो इसमें क्या होता है, कई प्रक्रियाएं चलती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया नंबर 1 में ये है कि जो हमारा ये रिबुलोस बाइफास्फेट होता है, इसे हम RuBP कहते हैं, रिबुलोस बाइफास्फेट। ये क्या होते हैं आपका, रिबुलोस बाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर 3-फास्फो ग्लिसरिक, 3-फास्फो ग्लिसरिक अम्ल, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल का सॉरी इसमें एक चीज़ हम गड़बड़ हो गया, एक जस्ट मिनट। रिबुलोज हमारा फास्फेट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर, क्योंकि रिबुलोज हमारा बाइफास्फेट होता है। रिबुलोज बाइफास्फेट ये 5 कार्बन वाले अणु होते हैं। तो रिबुलोज बाइफास्फेट से हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ता है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं RuBP में रिबुलोज बाइफास्फेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु जुड़ जाता है और 6 कार्बन वाला अस्थाई यौगिक का निर्माण होता है, अस्थाई यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता हमारा, जो ये रिबुलोज बाइफास्फेट होता है, इनसे हमें कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जुड़ करके ये 6 कार्बन वाला आपका भैया क्या होता है, 6 कार्बन वाला हमारा अस्थाई यौगिक बन जाता है। अब ये 6 कार्बन वाला अस्थाई यौगिक जो होते हैं ये स्पेशली तौर से क्या होते हैं आपका बनते हैं। तो इसको हम इसमें स्पेशली दिखाते क्या हैं, देखेंगे। ये आपका रिबुलोस RuBP का हम लेते हैं 6 मॉलिक्यूल, RuBP का कितना 6 मॉलिक्यूल, और इनमें आपका भी क्या होता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपका क्या बनाएगा सर जी, C6, ये 6 मॉलिक्यूल आपके कार्बन वाले अस्थाई यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक ना, क्या बन जाता है आपका, ये अस्थाई यौगिक का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब हमारी बातें ध्यान देखेंगे। दूसरी पॉइंट इसमें होती क्या है, जो हमारा ये अस्थाई यौगिक है ये अति शीघ्र टूट जाता है, अर्थात इनका भी क्या कार्बोक्सिलेशन होता है और ये अति शीघ्र टूट करके ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में क्या होगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना। तो यहां पर देखिए, देखेंगे ये 6 कार्बन वाला अस्थाई यौगिक अति शीघ्र टूट जाता है, अति शीघ्र टूट जाता है तथा 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। जो हमारा ये क्या होते हैं आपका, यहाँ रिबुलोज बाइफास्फेट से देख रहे हैं चीजें, इसके बाद ये 6 कार्बन वाला अस्थाई यौगिक जो होता है ये टूट जाएगा, तो
तो क्या बनाएगा आपका 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक ना। ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होता है आपका फॉर्मेशन हो जाता है। यहां देखिए 6C6 ये आपका H+ आयन इसमें होता है क्या है आपका बन जाएगा 3PGA, ठीक है। ये क्या हो गया आपका हमारा, ये आपका भैया क्या 3PGA अर्थात 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन स्पेशली हो जाता है। अब ये हमारे क्या होते हैं आपका, ये मॉलिक्यूल होते हैं PGA, ये क्या होता है बाद में आपका अपचयित हो जाता है। चलेंगे, ये PGA बाद में अपचयित होकर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यहां पर देखेंगे ये हमारा 3PGA ये क्या होते हैं आपका अपचयित हो जाता है, यहाँ अपचयित लिख देंगे, अपचयन लिखेंगे, अपचयन हो जाता है इसका, और क्या बनता है आपका PgAl फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देख रहे हैं ये हमारा PGA जो होता है स्पेशली, ये PGA क्या होते हैं आपका, यही आपका PGA जो होता है जिसे हम 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, यही बाद में आपका अपचयित होकर क्या करता है आपका PgAl फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। अब यही हमारा देखो अपचयन में क्या हो रहा है, ये 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होता है एक ATP प्लस NADP से मिक्स करता है और यहाँ पर आपका एक ADP बनता है और इसमें से H- जो हमारे H मॉलिक्यूल होते हैं, H आयन होते हैं, ये टूट जाते हैं और ट्राइयोज फास्फेट दैट मीन्स हमारा जो PGA है, PGAl यही का फॉर्मेशन होता है, ट्राइयोज फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे जो हमारा ये PGAl होता है यही क्या करता है भैया बाद में, पहले PGAl क्या करेगा आपका अणु आपस में मिलकर के क्या होते हैं फ्रक्टोज बाइफास्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया ये फ्रक्टोज बाइफास्फेट बनाएंगे और उनसे फिर क्या होता है आपका विभिन्न प्रकार के शर्करा का फॉर्मेशन स्पेशली होने लगता है, ठीक ना। तो हमारे ये क्या होते हैं आपका ये 3PGA होते हैं, बाद में क्या होते हैं 3PGAl में आपका परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात स्वयं भोजन का कार्य करते हैं। जब स्वयं भोजन काम करते हैं तो यही क्या होता है आपका बाद में शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो स्पेशली इसमें आप देखिए यहां पर हम कुछ बातें मेंशन करते हैं। रुक जी भाई, इसके बाद इसमें स्पेशली हम जो हमारा ये PGA होता है 3PGA मॉलिक्यूल यही क्या होते हैं आपका इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने के बाद ये क्या बनाते हैं आपका फ्रक्टोज बाइफास्फेट का फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो यहां पर हम देखें इसमें अगली बातें हमारी इसमें स्पेशली क्या होगी कि हमारा PGAl जो मॉलिक्यूल्स होता है ये PGAl का मॉलिक्यूल का अणु का दो अणु लिख सकते हैं इसमें हम का दो अणु आपस में जुड़कर फ्रक्टोज बाइफास्फेट का निर्माण होता है। अब इसके बाद जो हमारा फ्रक्टोज बाइफास्फेट बनता है ये क्या होते हैं इनके अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है। क्लियर बात समझ रहे हैं, शर्करा का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा PGA होता है 3PGAl जिसे हम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड नाम देते हैं। ये स्वयं को क्या करता है आपका भोजन
की तरह काम करता है। तुम्हारा पीजीएल होता है स्वयं भोजन की तरह कार्य करता है। क्लियर। अब इसमें हम स्पेशली देखते हैं क्या है कि जो हमारा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है पीजीएल, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल दोनों होते ना, ये 3 पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। तो दोनों मॉलिक्यूल में स्पेशली क्या होता है आपका, हम C3H5 और स्पेशली इसमें क्या होगा आपका O3। इसके 2 मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं आपका स्पेशली तौर से 2 हाइड्रो मॉलिक्यूल के साथ आपका रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे क्या आपका C6H12O6 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक ना। अब यही जो हमारे क्या होते हैं, ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यही क्या काम करते हैं आपका शर्करा का फॉर्मेशन कर जाते हैं। क्या बनाते हैं आपका स्पेशली तौर से शर्करा का निर्माण हो जाता है। और यही शर्करा जो होता है, इन्हें भी क्या होते हैं आपका, शर्करा के बाद पौधों में प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का बनना, वसा का बनना, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती चलती हैं। तो यहां पर एक बार पुनः आप देखिए स्पेशली फिगर को स्पेशली ध्यान दीजिए कि जो हमारा रिबुलोस 1,5 फास्फेट होता है, रिबुलोस 1,5 बाइफास्फेट, ये क्या होते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2 से मॉलिक्यूल से आपका रिएक्शन करके कार्बोक्सिलीकरण क्रिया करते हैं। और कार्बोक्सिलीकरण क्रिया करेंगे तो वहां पर क्या होता है आपका अस्थायी 6 कार्बन वाला यौगिक बनेगा। क्लियर। जो अतिशीघ्र टूट करके क्या करते हैं आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे हम 3PGA कहते हैं, ये आपका NADP और ATP से आपका रिएक्ट कर जाता है और अपचयित होकर के ट्राइयोज फास्फेट का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस PGAL का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, PGAL। ठीक ना। और यही आपका PGL फिर क्या होता है आपका, इसका निर्माण पुनः होता है। यही PGL फिर क्या होते हैं, स्वयं भोजन की तरह कार्य करते हैं और टूट करके आपका रिबुलोस 1 बाइफास्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब यहां पर आपका यही 3PGL जो होता है आप टूटता है तो इसमें एक ATP मॉलिक्यूल आपका जुड़ते हैं और बाद में क्या होता है एक ADP मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलते हैं। तो जिसमें हम अगली बातें क्या मेंशन करेंगे स्पेशली तौर से कि जो हमारा केल्विन चक्र में PGAL होता है, यहां लिखेंगे हम एक बातें और लास्ट में, केल्विन चक्र में PGAL। ठीक ना। ये केल्विन चक्र में हमारा PGAL होता है, ये इसके अणु आपस में मिलकर, PGAL के अणु आपस में मिलकर RUBP रिबुलोस बाइफास्फेट का फिर से निर्माण करते हैं, का निर्माण होता है या करते हैं। ठीक ना। देख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारा पूरा केल्विन चक्र जो होता है चलता रहता है। क्लियर। तो इसमें बस स्पेशली यही ध्यान देना कि रिबुलोज हमारा बाइफास्फेट ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक बनाएगा और इसके बाद ये फिर आपका अतिशीघ्र टूटेगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा और ये पुनः अपचयित होगा तो ट्राइयोज फास्फेट। यही ट्राइयोज फास्फेट जो होता है आपका PGAL जो होता है अर्थात शर्करा में कन्वर्ट होता है। ठीक ना। अब ये शर्करा में बदलेगा तो कंडीशन क्या होती है, शर्करा में कैसे बदलेगा, जो हमारे ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होते हैं यही क्या होते हैं आपका PGAL में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यही PGAL के पहले मॉलिक्यूल क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बनाएगा आपका फ्रक्टोज बाइफास्फेट बनाता है जो स्वयं भोजन की तरह कार्य करता है। अब यही PGAL के मॉलिक्यूल जब केल्विन चक्र में आपका प्रवेश करते हैं तो यही क्या होते हैं आपका आपस मिलकर के पुनः रिबुलोस बाइफास्फेट बनाते हैं। इस प्रकार से इनकी सारी प्रोसेस जो होती है चलती रहती हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का दूसरा टर्म है, दूसरा पद है, दूसरा स्टेज है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लेकर के कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।
किस किस कारक से, किस किस कारकों से आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र हो जाती है, घट जाती है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स। ओके।